नए साल 2024 की सभी को राम राम सा जय वीर तेजाजी महाराज की। और आज से हम जेवीपी मीडिया ग्रुप के इस इनिशिएटिव में नए संकल्प नए सृजन के साथ में विशेष रूप से रोज़ाना विशिष्ट लोगों का साक्षात्कार, होनहार प्रतिभाओं का सम्मान और विशेष टॉक शो की श्रृंखला लगातार चलाएंगे। आज की नई साल 2024 की पहली मुलाकात के रूप में विशेष साक्षात्कार के लिए हमारे बीच में श्री जस्सा राम जी चौधरी साहब, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और इस समय सामाजिक सरोकारों से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। सर, नए साल की आपको बहुत सारी बधाई और आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेशवासियों को आप भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं बधाई प्रदान करें। केवाड़ा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके संगठन के सभी सदस्यों को, आपके परिवार के सदस्यों को, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों को, सभी वरिष्ठ जनों को, युवाओं को, मेरी उम्र के युवा मन नौजवानों को, बालिकाओं को, बालकों को, सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके लिए नई सौगात लेके आए, आपको अपने उन सभी प्रयासों में सफलता मिले जिसके लिए आप अपेक्षाएं रखते हैं। सर, जिस तरीके से नया साल है, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, अब लोकसभा चुनाव है, अभी राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है, लेकिन आपका जो प्रशासनिक सफ़र है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी जो प्रशासनिक सेवा है उसकी उपलब्धियां और आज आप उनको याद करते हुए, लोगों का काम करते हुए जन कल्याण के उस मार्ग को किस रूप में देखते हैं? कैसा रहा आपका प्रशासनिक सफ़र? देखिए, मैंने 1981 से भारतीय जीवन बीमा निगम में लिपिकीय सेवा से मेरा सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई जी। तत्पश्चात 4 साल बाद 1985 में मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहते हुए वैसे तो सभी जगह मैंने पूरी लगन, मेहनत, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता के साथ काम किया जी। लेकिन मुझे जो काम करके संतोष मिला जी। वो झुंझुनू में एसडीएम रहते हुए, हनुमानगढ़ में एडीएम रहते हुए, बीकानेर में पीडीडीआरडीए सीओ जिला परिषद और इसी तरह से अजमेर में पीडीडीआरडीए सीओ जिला परिषद रहते हुए जी। जितना काम करने का अवसर मिला जी। और जितने मैं लोगों की सेवा कर पाया, वो मेरी बेहतरीन सेवाओं में मैं समझता हूँ कि उस दौरान मैंने आम आदमी को और विशेष तौर पे गरीब और पीड़ितों को जितने राहत प्रदान करने की मैंने प्रयास किया, वो उसमें मुझे पूरी सफलता मिली। सर, आपने जब प्रशासनिक सेवक सफ़र किया, आपका रिटायरमेंट जब हुआ था तब मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ, एडिशनल कमिश्नर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। तो जिस तरीके से आपने शिक्षा में भी नवाचार किए, मॉडल स्कूलों का कॉन्सेप्ट जो सरकार लेकर आई थी उसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो शिक्षा के नवाचार और सामाजिक सरोकारों की किस तरीके से भूमिका आप देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान हमेशा पिछड़ा राज्य रहा है जी। और ये हमारी एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी हम इसको कह सकते हैं। जी। 2008-9 में यूपीए सेकंड के टाइम में मॉडल स्कूल का कंसेप्ट आया था। जी। मॉडल स्कूल प्रत्येक उस शिक्षित दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक्स में स्थापित होने थे। जी। राजस्थान में इस तरह के 183 ब्लॉक्स चयनित थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 तक केवल 133 ब्लॉक्स में स्वीकृतियां हो सकी। 2014 में केंद्र में सरकार बदली और बदली हुई सरकार ने इस योजना को सिरे से ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने मॉडल स्कूल के कंसेप्ट को बंद कर दिया और राज्यों को इस बात की छूट दे दी कि चाहे तो वो इन स्कूलों को बंद कर दें और चाहे तो वो अपने वित्त पोषण से, स्वयं के बजट से उनको चालू रखें। राजस्थान सरकार ने इन सब 134 विद्यालयों को, मॉडल स्कूल्स को चालू रखा है, लेकिन चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के बालिकाओं के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि इन विद्यालयों में 55% आरक्षण बालिकाओं के लिए होता है और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हैं, तो जिस तरह से नवोदय विद्यालयों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसी तरह से ये मॉडल स्कूल भी, जिनको राजस्थान में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का नाम दिया गया, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई।
इसको देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि केंद्र सरकार ने इस योजना को ही बंद कर दिया, पूरा भार 100% भार राज्य सरकार पर आ गया, तो मैंने इसकी एक संशोधित योजना बनाई जी। और उसका मैंने प्रस्तुतिकरण हालांकि द देन चीफ मिनिस्टर मैडम वसुंधरा जी के समक्ष पेश किया। उन्होंने उसको बहुत ही अच्छा बताया, उसकी सराहना की, लेकिन वित्त पोषण की वजह से वो शुरू नहीं हो सकी। लेकिन उसके पश्चात 2018 में आई नई सरकार, कांग्रेस सरकार ने उस योजना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का कि उन्होंने उस योजना के बारे में मेरे से पूछा, मैंने उनको विस्तार से बताया और मैंने वो पत्रावली, मेरे जो पहले साथी काम कर चुके थे उनसे वो पत्रावली उन तक प्रस्तुत करवाई और उन्होंने पहले ही बजट में 300 और कुछ 4 या 5 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वीकृत कर दिए। और आज स्थिति ये है कि राजस्थान में करीब 3000 महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यालयों का, अनार्थिक विद्यालयों का जो एकीकरण किया और आदर्श विद्यालय बनाए, उससे भी राजस्थान में शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया कि जो राजस्थान शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा राज्य कहलाता था, वो पूरे देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया। तो ये भी मैं एक मेरी अपनी उपलब्धि मानता हूं कि मैंने उस समय 2.5 साल के मेरे रमसा में जो कार्यकाल रहा, हालांकि लीडरशिप जो थी वो नरेश पाल गंगवार जो हमारे सचिव और आयुक्त थे उनकी थी, लेकिन उनकी टीम में रह करके और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैंने जो भी प्रस्ताव दिया उसको उन्होंने स्वीकार करवाया और द देन चीफ मिनिस्टर ने भी हमारी हर एक योजनाओं को जो उनको उचित लगी उनको तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया और उसी वजह से आज राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य जो है शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब सर अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद आप सामाजिक सरोकारों में भी सदैव अग्रणी रहते, चाहे ग्रामोत्थान विद्यापीठ डीडवाना हो, ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर हो, तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा हो या अन्य जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे आप सदैव जुड़े रहे हैं। तो किस रूप में देखते हैं कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीच में आपको कई जगह से डीडवाना से लाडनू से एमएलए कैंडिडेट के रूप में देखते थे, लेकिन वो तो हमें देखने को नहीं मिला। अब आगामी लोकसभा चुनाव है तो उसमें आपका नाम लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर नागौर संसदीय क्षेत्र से माना जा रहा है, कितनी सच्चाई है और अगर सच है तो कितनी तैयारी है? देखिए, जनवरी 2018 में मैं सेवानिवृत्त हुआ, आज 6 साल होने को है। उसके पश्चात 3 साल मैंने राजस्थान सिविल सेवा ट्रिब्यूनल में काम किया जी, और उसको भी अब 2.5 साल से ऊपर हो गया। इस दरमियान में सिविल सेवा ट्रिब्यूनल से सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने गत 2.5 साल में विशेष तौर पे युवा बेरोजगारों के लिए काम किया जी। और जो युवा बेरोजगारों के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह की कानूनी और प्रक्रियात्मक अड़चनें आती थी, जिसकी वजह से भर्तियों में लिटिगेशन बहुत होता था, विलंब होता था, उन प्रक्रियात्मक और जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उनको दूर करवाने के लिए मैंने प्रयास किया जी। और उस प्रयास में बहुत कामयाबी मिली जी। उस कामयाबी में निश्चित रूप से बेरोजगार युवा शक्ति का तो सहयोग था ही, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला और उसी वजह से कानूनी प्रक्रियाओं को और जो एग्जीक्यूशन की प्रक्रियाएं थी उनको सुधार करने में हमें सफलता मिली। और विशेष तौर पे आरक्षित वर्गों के जो आरक्षण के प्रावधान हैं जिनकी अनुपालना अक्सर से नहीं होती थी, उनकी अनुपालना करवाने में भी हमें कामयाबी मिली। तो ये मेरे पिछले 2.5 साल के अनुभव से मुझे ये एहसास हुआ कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी यदि सेवा भाव से हम हमारे जो समृद्ध अनुभव है जी, उसका और हमारे संपर्कों का इस्तेमाल करके यदि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए दिशा मार्गदर्शन देने के लिए यदि अवसर मिले तो हमें करना चाहिए। हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात घर नहीं बैठना चाहिए। और इसी दृष्टि से
जो आपने अभी चुनावों के बारे में पूछा, जी तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनावों के लिए भी कई बार चर्चा चली जी और अब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागौर के लिए भी चर्चा चल रही है। कई निर्वाचित और जो उम्मीदवार कांग्रेस के रहे हैं जी उन्होंने भी संपर्क किया है। मैंने भी कुछ बड़े प्रदेश स्तर के नेताओं से संपर्क किया है और मैं नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे संजीदगी से मेरी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। जी उसमें मैं चाहूँगा कि सभी नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता युवा मुझे अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल सर। तो लोकसभा चुनाव मई में होने प्रस्तावित हैं और अभी देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। अभी सर एक तरफ जहां पर मोदी लहर चल रही है, उस दौर में आपने कांग्रेस विचारधारा को चुना है, किस रूप में ये एक चैलेंजेबल नहीं है? निश्चित रूप से चैलेंज तो है, लेकिन देखिए मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी और मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में देश के सामने और विशेष तौर पे युवाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जी कि हमारे ये संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जी उनकी जो स्वतंत्र कार्य प्रणाली थी उन पर आज बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जी अभी हाल ही में देख लीजिए, 2 दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें करणपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को ही मंत्री बना दिया गया। मैं समझता हूं कि 1952 से जब से देश में वर्तमान लोग इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और कानून के तहत चुनाव हो रहे हैं, जी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आदर्श आचार संहिता लागू रहते हुए और उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को ही मंत्री बना दिया जाए। मैं ये तो निश्चय से नहीं कह सकता कि ये किसी कानून का उल्लंघन है, लेकिन इथिकल तो नहीं है। जी ऐसी स्थिति में देश में संविधान को बचाने के लिए और प्रजातंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें जिस तरह से सत्तारूढ़ दल जितना शक्तिशाली होता है उससे ज़्यादा शक्तिशाली विपक्ष को भी होने की आवश्यकता है। अभी सर नागौर की बात करें तो नागौर संसदीय क्षेत्र से आप कांग्रेस से उम्मीदवारी जता रहे हैं। नागौर से बीजेपी से ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि CR चौधरी साहब 75 पार हो गए हैं। तो अब ज्योति मिर्धा जो पहले कांग्रेस से ही सांसद रही है, वो अगर बीजेपी से आपके सामने होगी तो किस तरीके से आप इस चुनौतियों को मानते हैं? देखिए, मैंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे जी चुनाव लड़ने का इरादा किया तो मैंने ये तथ्य, ये बिंदु दिमाग में नहीं रखा कि सामने उम्मीदवार कौन होगा। जी सामने कोई आप अपने उम्मीदवार मुद्दों हो, और जीत के लिए आश्वस्त हैं? जी हाँ, सामने उम्मीदवार कोई हो उससे मेरा सरोकार नहीं है। अच्छा, मेरा सरोकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागौर के मतदाताओं से हैं। जी यदि उन मतदाताओं का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तो सामने का उम्मीदवार कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर नागौर संसदीय क्षेत्र को के जो महत्वपूर्ण मुद्दे या महत्वपूर्ण विज़न या एक जो वहाँ पर विकास की काम की जो संभावनाएं हैं, वो किस तरीके से देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपके दिमाग में फोकस में रहने वाली है? देखिए, नागौर जिला भौगोलिक दृष्टि से जिला जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 राजसमंद में है, डेगाना और मेड़ता, बाकी 8 नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। जी नागौर भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जिला है, जी भूमि वहाँ की उर्वरा है, जी लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं है। जी यदि नागौर जिले को नहर का पानी, जिसकी संभावना राजस्थान नहर से तो केवल लिफ्ट से हो सकती है, और जो फ्लो इरिगेशन है वो केवल यमुना नदी का जो शेखावाटी क्षेत्र में पानी की स्वीकृति है ऑलरेडी, उससे मिले तो नागौर की भूमि इतनी उपजाऊ है कि पूरे प्रदेश को अकेले नागौर जिले की जो खाद्यान्न की और दलहन की पैदावार है वो पर्याप्त रहेगी, पहली बात। दूसरा, नागौर
खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, लेकिन औद्योगिक विकास नागौर का उस स्तर पर नहीं हो सका है जितना होना चाहिए था। आज चित्तौड़ जिले में आपको बता दूं कि राजस्थान पूरे देश में सीमेंट के उत्पादन में पहले नंबर पे है जी। और जितना पूरे राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन होता है उसका 75% अकेले चित्तौड़ जिले में हो रहा है जी निम्बाहेड़ा जी। और चित्तौड़ के दूसरे शादरी वगैरह इलाकों में। तो नागौर में भी तो नागौर में भी लाइमस्टोन बहुत है जी। लेकिन नागौर का जो लाइमस्टोन है वो हमेशा यहाँ खुदाई होकर के, माइनिंग होकर के या तो एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की फैक्ट्रियों में गया या कोई अन्य जो स्टील ग्रेड का जो हमारा लाइमस्टोन था, जिप्सम था, वो अन्य फैक्ट्रियों में स्टील के परिशोधन के लिए गया है। स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित नहीं हो पाए। तो आपका फोकस मुख्य रूप से रोजगार बढ़ाना, उद्योग धंधे स्थापित करवाना, शिक्षा के विकास के लिए काम करना, इन सब चीज़ों पर और भी आगे अलग अलग मुद्दों पर समय समय पर बात रखेंगे। लेकिन अभी यह है कि लोकसभा चुनाव की आहट के बीच नागौर से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जसाराम जी चौधरी सामने आ रहे हैं। आगे और जो अपडेट होगा वो हम आप सबके बीच में रखेंगे। एक बार पुनः नववर्ष की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बधाई और धन्यवाद।